फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम केट और मैट होता है। मैट पेशे से एक पेंटर होता है और उन्होंने हाल ही में शहर से थोड़ी दूरी पर एक घर खरीदा है और अब केट और मैट को उनके नए घर में शिफ्ट होते दिखाया जाता है। वैसे तो ये घर काफी पुराना है और इससे पहले भी एक परिवार उस घर में रह चुका है, पर अभी की स्थिति में ये घर सालों से बंद पड़ा था। केट और मैट अब इस घर की साफ सफाई में जुट जाते हैं और तभी मैट को यहाँ पर एक बंद पड़ा सा कमरा नजर आता है जो कि किसी मिस्ट्री रूम जैसा लग रहा था। और मैट उस कमरे को जब खोलता है तो वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और कमरे का दरवाजा खुलते ही पूरे घर की बिजली फ्लक्चुएट करने लग जाती है। फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स द रूम। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6 है। तो कहानी अब आगे बढ़ती है और घर की फ्लक्चुएटिंग लाइट्स को ठीक करने के लिए मैट एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। मगर जब वो इस घर के बेसमेंट में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर सब अजीबो गरीब तरह की वायरिंग थी और हर तरफ सिर्फ तार ही तार लटके हुए थे। और इस तरह की वायरिंग और कनेक्शंस ना तो उस इलेक्ट्रिशियन ने पहले कभी देखे थे और ना ही मैट ने, इसलिए वो इलेक्ट्रिशियन इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता है और जाते जाते वो मैट को बताता है कि ये घर बरसों से बंद पड़ा था और उन्हें ये घर नहीं लेना चाहिए था क्योंकि इस घर के पिछले मालिक का मर्डर हुआ था, वो भी इसी घर में। और ये बात सुनकर मैट हैरान रह जाता है क्योंकि उसे ये सब कुछ पहले नहीं पता था। और अब इंटरनेट पर भी मैट इस घर की हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस घर के पिछले मालिक को किसी जॉन डो नाम के शख्स ने इसी घर में जान से मार दिया था। जिसके बाद टेंशन में आके मैट उसी घर के खुफिया कमरे में जाकर बैठ जाता है और ड्रिंक्स करने लगता है। और तभी मैट के मुंह से निकल जाता है कि काश एक बोतल वाइन और मिल जाती तो मजा आ जाता। मैट के इतना कहते ही वहाँ एक जादू सा होता है और वहाँ एक वाइन की बोतल और आ जाती है, जिसे देखकर पहले तो मैट डर सा जाता है, लेकिन उसके बाद वो कई और विशेष करता है और वो सारी चीजें वहाँ पर आती चली जाती हैं जो कि वो विश कर रहा था। और तभी वहाँ पर केट भी आ जाती है और वो केट से भी कुछ विश करने को कहता है। तो केट कहती है कि उसे $1000 चाहिए और फिर वहाँ सच में $1000 आ जाते हैं, जिसके बाद वो $10,000 की विश करते हैं और वो जो भी मांगते हैं वो सब उन्हें उस रूम से मिलता जाता है। जिसके बाद केट और मैट कुछ दिनों तक तो बहुत मजे करते हैं और अपनी तरह तरह की विशेस और फैंटेसीज को पूरा करते हुए दिखते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब कैसे हो रहा था, पर जो कुछ भी हो रहा था उस सब से वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो रूम उनकी हर विश अब पूरी कर रहा था और इसके साथ ही ढेर सारा पैसा भी विश करके वो लोग मांग लेते हैं। और फिर एक दिन मैट को केट कुछ उदास सी नजर आती है तो वो केट से एक बेबी प्लान करने को कहता है जिससे केट का अकेलापन दूर हो जाए। मगर केट मैट की इस बात से और भी ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहती है कि मैं बार बार वही दर्द नहीं सह पाऊंगी और फिर वो बच्चा करने के लिए साफ मना कर देती है। दरअसल ऐसा सब केट इसलिए कह रही होती है क्योंकि पहले भी केट 2 बार माँ बन चुकी थी, मगर दोनों ही बार उसके बच्चे चंद दिन भी जीवित नहीं रह सके थे और इसी वजह से केट काफी टूट सी गई थी और अब वापस से वही सब समय वो दोबारा नहीं देखना चाहती थी। जिसके बाद मैट घर से बाहर चला जाता है, मगर जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि केट एक बच्चे के साथ खेल रही थी और ये सब देखते ही मैट सब कुछ समझ जाता है कि केट ने ये बच्चे भी उस कमरे से विश करके मांगा है और केट उस बच्चे के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मगर इस बात से मैट काफी नाराज होता है और वो केट से कहता है कि बच्चा कोई मांगने की चीज नहीं है और ये तो हमारा बच्चा हुआ भी नहीं। और मैट केट को अपनी ये विश वापस लेने को भी कहता है, पर केट उस रूम से उस बच्चे को वापस लेने की विश नहीं कर पाती है। तो फिर मैट केट से वो बच्चा छीन लेता है और वो कमरे से इस बच्चे को गायब करने की विश करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उस बच्चे को हाथ में लेने के बाद मैट का भी दिल पिघल सा जाता है और वो भी विश नहीं कर पाता है और उस बच्चे को वो केट को देकर वहाँ से चला जाता है, जिसका मतलब यही था कि केट उस बच्चे को रख सकती है। जिसके बाद केट उस बच्चे का नाम शेन रखती है और अब केट उस बच्चे के साथ उसकी परवरिश में काफी व्यस्त हो जाती है। और दूसरी तरफ मैट एक बार फिर उनके इस रहस्यमय घर के बारे में छानबीन करने में जुट जाता है और उसे अब इस बात का पता चलता है कि जॉन डो जिसने पिछले मकान मालिक का खून किया था वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। और फिर तुरंत ही मैट कुछ पैसे अपनी पॉकेट में भरकर जॉन से मिलने के लिए घर से निकल जाता है और वो सीधा उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर जॉन भर्ती था। और अब मैट जॉन से पूछता है कि जो उनके मकान में पहले रहते थे उन्हें क्यों मारा। तो जॉन कहता है कि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था और उसे ये करना पड़ा। और फिर वो मैट को सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो,
पर मैट कुछ समझ नहीं पाता कि जॉन ऐसा क्यों कह रहा है। जिसके बाद मैट वहां से निकल जाता है क्योंकि वो आदमी यानी कि जॉन मैट को काफी साइको सा लगता है। और जब मैट अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और पॉकेट से पैसे देने के लिए निकालता है तो वो देखता है कि वो सारे पैसे जो वो लेकर आया था सब राख बन गए थे। जिसके बाद मैट घर आके और कुछ पैसे लेके खिड़की से बाहर फेंकता है तो वो सारे पैसे भी राख बन जाते हैं। यही सब वो घर की कुछ पेंटिंग्स के साथ भी करता है और उनके साथ भी यही होता है, सब राख बन जाते हैं। जिसका मतलब साफ था, उस कमरे यानी कि उस रूम से विश करके मांगी गई कोई भी चीज इस घर से बाहर वो लोग नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर वो हर चीज राख बन जाएगी जो घर से बाहर जाएगी। जिसके बाद गुस्से में मैट उस कमरे की दीवारों को तोड़ने लग जाता है तो वो देखता है कि हर तरफ उस कमरे में सिर्फ तार ही तार बिछे हुए हैं। जिसके बाद मैट देखता है कि केट उस बच्चे को घर से बाहर ले जा रही थी, तो मैट उस बच्चे को उसे घर से बाहर ले जाने के लिए मना करता है, मगर केट मैट की बातों को इग्नोर करके बच्चे को बाहर ले जाती है। और बाहर जाते ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है और बहुत तेजी से उस बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है। केट भी जोर जोर से चिल्लाकर मैट को आवाज देती है और फिर मैट उस बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले आता है। पर जैसे ही वो लोग उस बच्चे को अंदर लाते हैं और उसे देखते हैं तो वो नवजात बच्चा अब 10 साल की उम्र का हो जाता है। यानी कि ये बात साफ हो चुकी थी कि कमरे से मांगी गई जीवित चीजें तेजी से अपनी उम्र पूरी करेंगी और फिर राख बन जाएंगी, और जो चीजें जीवित नहीं है वो तुरंत ही बाहर निकलते ही राख बन जाएंगी। और अब मैट केट को उस घर की और जॉन डो की सारी कहानी बता देता है और साथ ही उसे घर से बाहर कुछ भी ना ले जाने के लिए कहता है, नहीं तो सब राख हो जाएगा। और कहानी अब आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि केट का वो बच्चा शेन जो भी बहुत छोटा था वो अब 10 साल बड़ा हो चुका है और वो बहुत ही एरोगेंट और जिद्दी बच्चा है, और उसकी बात ना सुनी जाने पर वो बहुत गुस्सा करता है और तोड़फोड़ भी करता है, और ना ही वो किसी की बात सुनता है और ना ही मानता है। और मैट भी शुरू से ही उस बच्चे के खिलाफ था और उनमें वही फासला अब भी नजर आता है। और साथ ही मैट को वो बच्चा कुछ ठीक भी नहीं लगता है क्योंकि शेन का व्यवहार बहुत अजीब था जो मैट को जरा भी रास नहीं आता था। और अब फिर शेन एक दिन घर से बाहर जाने की जिद करता है, मगर शेन घर से कहीं बाहर ना निकल जाए इसलिए केट पूरे घर को सील कर देती है। और फिर एक दिन शेन को उस कमरे के बारे में भी पता चल जाता है और वो उस कमरे से विश करके अपनी एक बाहर जैसी दुनिया बना लेता है जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी होती है, मगर वो रियल नहीं है बल्कि एक रियल वर्ल्ड का ही एक रिप्लिका है या मिरर वर्ल्ड है। और अक्सर ही शेन वहाँ उस बाहर जैसी दुनिया में जाने लग जाता है, पर एक दिन मैट शेन को ये करते देख लेता है और उसे उस कमरे से दूर रहने के लिए कहता है और उस कमरे को भी वो लॉक कर देता है, जिस वजह से शेन अब अपने रिप्लिका वर्ल्ड में नहीं जा पाता है। हालांकि केट हमेशा अपने बेटे शेन का साथ देते और शेन की तरफदारी करते नजर आती है, मगर मैट किसी की नहीं सुनता है और वो केट को भी उस बच्चे शेन से सावधान रहने को कहता है। तभी उनके घर का फोन बजता है और वो फोन उनका बच्चा उठा लेता है। जिसके बाद मैट बच्चे से फोन ले लेता है और फोन पर जॉन डो होता है और वो मैट से पूछता है कि तुम्हारा बच्चा भी हो गया, किसने मांगा था वो बच्चा? तो मैट उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने मांगा उस कमरे से विश करके। और फिर मैट जॉन से मदद मांगता है और उससे पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे बाहर जाने पर बच्चे की एजिंग को रोका जा सकता है। तो जॉन कहता है कि एक तरीका है, मगर उसके लिए उस शख्स को मरना होगा जिसने विश करके उस बच्चे को मांगा है, और उसके मरते ही बच्चा आजाद हो जाएगा और घर से बाहर भी निकल सकेगा। पर जॉन ये भी कहता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर भी वो बच्चा अपनी पूरी जिंदगी किसी मेंटल असाइनमेंट में या किसी मेंटल हॉस्पिटल में ही बिताएगा मेरे जैसे। जिसका मतलब साफ था कि जॉन डो को भी उसके पेरेंट्स ने उस रूम से विश करके मांगा था और अपनी जिंदगी आम इंसान के जैसे जीने के लिए उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। जिसके बाद अगले सीन में बताया जाता है कि एक दिन चुपके से मौका देख के शेन घर से किसी तरह से बाहर निकल जाता है और फिर वही होता है जो पहले भी एक बार हुआ था, यानी कि शेन की फिर से तेजी से उम्र बढ़ती है, पर इससे पहले कि वो राख बन जाए वो घर के अंदर आ जाता है। पर अब शेन छोटा बच्चा नहीं था, अब वो आउटर वर्ल्ड के असर से बड़ा हो गया था और शेन अब मैट और केट पर गन तान देता है। जिसके बाद मैट शेन से गन छीनने की कोशिश करता है और इस हाथापाई में केट घायल होकर बेहोश हो जाती है। और फिर सीधा अगला सीन दिखाया जाता है जहां मैट बेहोशी से उठता है, यानी कि शेन और मैट की हाथापाई में मैट भी बेहोश हो गया था और अब मैट केट को पूरे घर में ढूंढता है, मगर उसे केट कहीं नहीं मिलती है। तो वो समझ जाता है कि जरूर शेन उसे मिरर वर्ल्ड में ले गया होगा और मैट देखता है कि वो मैजिक रूम भी लॉक है। तो फिर मैट किसी तरह से बेसमेंट से रास्ता बनाकर मिरर वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है और वो इसमें सफल भी हो जाता है और अब मिरर वर्ल्ड में वो केट को ढूंढता है। जिसके बाद सीन बदलता है और केट को दिखाया जाता है जो मैट के साथ घर में है
और मैट केट के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल होने की कोशिश करता है, मगर तभी केट मैट को धक्का दे देती है और वो कहने लगता है कि मॉम मुझे धक्का क्यों दिया, मुझे भी करने दो ना। और ये देखते ही केट काफी घबरा सी जाती है और वो वहाँ से भागती है। दरअसल वो शेन था जिसने केट के साथ फिजिकल होने के लिए रूम से विश करके मैट की शक्ल ले ली थी। और दूसरी तरफ असल मैट मिरर वर्ल्ड में केट को अभी ढूंढ रहा है और तभी मैट को सेम उनके घर जैसा ही एक घर नजर आता है जो मिरर वर्ल्ड में बना था, पर वो घर लॉक था। तो मैट खिड़की तोड़कर घर के अंदर जाता है और केट को ढूंढता है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि शेन भी कमरे से बाहर निकलता है देखने के लिए कि किसने खिड़की तोड़ी है और फिर अगले ही पल वो दोनों मैट केट के सामने होते हैं और दोनों केट को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। मगर यहाँ पर केट शेन को पहचान लेती है और उसे सीढ़ियों पर धक्का दे देती है और मौका देखकर असली मैट और केट उस घर से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ अपने रियल वर्ल्ड की ओर जाने लगते हैं। और शेन भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे असल घर में वापस आ जाता है और वो मैट पर हमला करता है। तभी मैट उसे लेकर घर के गेट से बाहर कूद जाता है और केट अंदर से डोर लॉक कर देती है जिससे वो अंदर वापस नहीं आ पाता है। और आउटर वर्ल्ड के असर से उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है और फिर शेन बूढ़ा होने लगता है और बूढ़ा होकर वो पूरी तरह से राख बन जाता है। जिसके बाद कहानी सीधा 1 महीने आगे बढ़ती है और केट को एक कमरे में दिखाया जाता है जहां वो काफी टेंशन में नजर आती है और फिर उसके हाथ में नजर आता है एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो कि पॉजिटिव था, यानी कि केट प्रेग्नेंट थी। और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद ये बच्चा शेन का था क्योंकि शेन ने जबरदस्ती केट से रिलेशन शायद बना लिए थे। और ये फिल्म एक सस्पेंस और ओपन एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसका मतलब कि फिल्म का अगला पार्ट शायद जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।